तो लास्ट क्लास में, कल वाली क्लास में मैंने वीडियो नेट पे अपलोड नहीं किया था आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग कम से कम देखते हो ना, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे कि अनुमत कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की कैलकुलेशन किए थे। उसके बाद हम लोगों ने एक और सूक्ष्म संरचना नियतांक यानी कि V/c की कैलकुलेशन किया था। उससे पहले हम लोगों ने बोहर त्रिज्या के बारे में पढ़ा था। तो जब हम लोग क्या कर रहे थे कि हाइड्रोजन एटम के लिए n=1 फाइंड करके रेडियस फाउंड करते थे, तो उस केस में हमें जो त्रिज्या मिलती थी उसे हम लोग क्या कहते थे, बोहर त्रिज्या, ठीक है। और उसके अलावा फिर और भी जो हाइड्रोजन एटम था उसकी दूसरी कक्षा की त्रिज्या, तीसरी कक्षा की त्रिज्या, ये सारी चीज़ें कल हुई थी, ठीक है। तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि अनुमत कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो कितना है, ठीक है। क्योंकि बोहर के एटम को जब हम लोग शुरू किए हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा, अनुमत कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा। तो नेक्स्ट हेडिंग करिएगा आप लोग, अनुमत कक्षाओं में या अनुमत कक्षाओं को ही हम लोग स्थायी कक्षा कहते हैं। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना? तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अलाउड ऑर्बिट या अलाउड ऑर्बिट, ठीक है। क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का वेग अनुमत कक्षाओं में या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नाभिक के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो इस केस में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जबकि नाभिक क्या है, धनात्मक आवेशित, तो एक प्रकार का वैद्युत आकर्षण बल जो है कार्य करेगा। उसके कारण इलेक्ट्रॉन और नाभिक के यानी कि इलेक्ट्रॉनों में स्थितिज ऊर्जा भी होगी। जबकि इलेक्ट्रॉन चूँकि चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों में गति है, तो उस गति के कारण इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा भी होगी, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा फाइंड करते हैं। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी आपके पास, K = 1/2 m × v², जहाँ v क्या है, अनुमत कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग, और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो 1/2 m × v की वैल्यू, अनुमत कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है वो हमें पता है वो कितना होता है, v = ZE²। तो v की वैल्यू पुट कीजिए, तो Z × E² डिवाइडेड बाई 2h × ε0 और n का होल स्क्वायर। तो जब इसे होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 m × Z², ध्यान से देखिएगा, e⁴ डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4h का स्क्वायर और ε0 का स्क्वायर × n का स्क्वायर, ठीक है, n का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आ जाएगा कितना, 2 4 = 8 ना, ये पूरा मल्टीप्लाई में जब करेंगे, ठीक है। तो 1/ या तो इस तरीके से कर लीजिएगा, तो कितना हो गया, m × Z² e⁴ डिवाइडेड बाई 2 4 = 8h का स्क्वायर ε0 का स्क्वायर × 1/n स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें क्या है, फिर से वही चीज़ें, तो पूरे के पूरे जो टर्म्स हैं यहाँ पर, जो पैरामीटर्स दिख रहे हैं, सब के सब कांस्टेंट पैरामीटर हैं। चाहे आप m की बात करो, z की बात करो, e की बात करो, 8h की बात करो या ε0 की बात करो, तो सब के सब कांस्टेंट हैं। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि अनुमत कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है, ठीक है, वो क्या है, वो कक्ष संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो ये स्पष्ट हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, अतः अनुमत कक्षाओं में या स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है, क्या है, कक्ष संख्या के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक कंक्लूजन यहाँ से निकालना है हमें केवल, अर्थात हमें क्या मिला, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ठीक है, ये कंक्लूजन है, इसको यहाँ से निकाल कर इसको छोड़ नहीं देना, अभी हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग क्या किए, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए ना, तो अब आगे चूँकि इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच ना क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण ध्यान दीजिएगा, प्रतिकर्षण नहीं, आकर्षण बल, ठीक है, कार्य करता है। अतः ना इलेक्ट्रॉन इस बल के कारण क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा तो कितना आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हमारे पास U इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2। तो Q1 नाभिक का आवेश Z इंटू ई मल्टीप्लाइड बाई Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस E डिवाइडेड बाई R स्क्वायर नहीं होता, इसमें ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी ना, या इलेक्ट्रॉन के अनुमत कक्षा की त्रिज्या, ये हो गया। अब यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारे पास वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो गया एक अदिश राशि है, और जब भी अदिश राशि को लिया जाता तो उसमें प्लस माइनस साइन को इग्नोर नहीं किया जाता। तो U इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया इस तरह और नीचे, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो कितना आ गया यहाँ से हमारे पास, तो ये आपके पास आ गया, ध्यान देखिएगा। तो U इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में 1/4πε0, ठीक है, और Z इंटू ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R की वैल्यू पुट कीजिए, अनुमत कक्षा की त्रिज्या R की वैल्यू इस फॉर्म में कितनी होती है, R का मान त्रिज्या निकाले थे हम लोग। तो U इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0, हाँ R पिछले दिन ही निकला था, तो Z इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई R का मान n स्क्वायर H का स्क्वायर एप्सिलॉन ऊपर ही एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई m पाई ई स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप लोग सॉल्व करेंगे, कुछ कटा यहाँ से, पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और u की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी, u इज इक्वल टू माइनस में, ठीक है, सही है, ठीक है, कितना आया, तो z इंट, और यहाँ से m ऊपर जाएगा तो m z इंटू ई स्क्वायर ऑलरेडी है, स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना हो जाएगा, e की पावर 4 डिवाइडेड बाई, ठीक है, क्या बचा यहाँ से 4 बचा, एप्सिलॉन n स्क्वायर और s स्क्वायर, तो 4 इंटू एप्सिलॉन का स्क्वायर, उससे पहले आपका क्या है h का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर और एप्सिलॉन का स्क्वायर इंटू वही ब्रैकेट में क्या है n का स्क्वायर, यानी 1/n स्क्वायर। नोट कर लीजिए जल्दी से बोर्ड। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल एनर्जी निकालेंगे। जब हम गतिज ऊर्जा अलग से निकाल चुके, स्थितिज ऊर्जा अलग से निकाल चुके, ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जब हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो E बराबर गतिज ऊर्जा यानी K प्लस स्थितिज ऊर्जा U। तो K की वैल्यू आपके पास कितनी थी, m इंटू Z का स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8h का स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर और क्या है n स्क्वायर, ठीक है, और u की वैल्यू क्या थी, माइनस में m z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई
4h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ना का स्क्वायर और n स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें आपको दिख रहा हो तो लगभग सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। 4 भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/2, तो 1/2 माइनस 1 कितना बचेगा -1/2। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो 1/2 को हम लोग क्या करेंगे -1 से घटाएंगे तो कितना आएगा -1/2। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं कितना माइनस में m इंटू जेड स्क्वायर e की पावर 4, ठीक, और कितना बचेगा डिवाइडेड बाई 8h का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही है ना भाई बवाल, ये लोग भूल ही नहीं रहे, सही है कि नहीं विवेक? सही है। एलसीएम लिए हैं क्यों सर, नहीं समझ में आया? हाँ बड़ी, यहाँ से सब कुछ कॉमन ले लीजिए, जब सब कुछ कॉमन लेंगे कितना आएगा तो m इंटू जेड स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 कॉमन लिए थे ना, तो 4s का स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और n स्क्वायर, इतना कॉमन हो गया। तो बचा कितना, यहाँ पे 2 बचा, 4 दूनी 8, तो 1/2 और -1, और इसका जब एलसीएम लोगे तो -1/2 आ जाएगा। अरे वो उस चाहे जैसा समझो समझना आपको है, ठीक है। 8/4 में अगर ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो इसको जब एलसीएम लिए तो कितना है -1/2, तो -1/2 सिंपली लिखेंगे तो 2 4 जा 8 और माइनस आ गए बाहर, तो डायरेक्ट किए हैं इसे ना, तो इसको करने की जरूरत नहीं। अंकित समझ में आया? तो इतना क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? तो जब ये हमारे पास आ गया टोटल एनर्जी ना, तो हाँ एक को घटा दिए बस हो गया, ऐसे करो ना, तो E इज़ इक्वल टू इतना आ गया। तो यहाँ से हम लोग देख लिए हैं, तो सिंस E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर, ये है। अब हम मान लेते हैं ना, तो यदि ना क्या हो जाएगा उच्चतम कक्षा की ऊर्जा ना, या कुल ऊर्जा कितनी हो E2 व निम्नतम कक्षा की ऊर्जा की ऊर्जा क्या हो E1 हो, ठीक है। तो ऊर्जा अंतर इन दोनों कक्षाओं के बीच इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अंतर या केवल ऊर्जा अंतर निकालते हैं, बीच ऊर्जा का जो अंतर आएगा, ऊर्जा अंतर तो कितना आएगा E2 माइनस E1, अंतिम यानी हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा E2 यानी n की जगह पे हम लोग क्या करेंगे n2 कर देंगे, ठीक। तो पहले आप E2 तो क्या हो जाएगा, तो 1/8 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा माइनस में है, माइनस में ना, तो माइनस में क्या है m इंटू जेड स्क्वायर और क्या है e की पावर 4, नीचे क्या है 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर s का स्क्वायर और क्या है n की जगह पे n2 का स्क्वायर, माइनस करके E2 माइनस E1 है, तो पहले E2 लिख लिए फिर माइनस करके E1, जब E1 लिखेंगे तो माइनस में m z का स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर s का स्क्वायर और n1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n1 वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा जबकि n2 वाला निगेटिव हो जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे तो क्यों भाई E2 माइनस E1 क्यों नहीं समझ में आया? E2 में पहले E2 लिख दिए फिर माइनस करके E1 लिख दिए, तो कुछ करे क्या है, करे कुछ नहीं, केवल n की जगह पे n2 और n की जगह पे n1, और तो सब तो वही है।
और तो कुछ नहीं चेंज किया गया, n की वैल्यू चेंज किया गया। जब n की जगह पे n2 रख दिया तो ये e2 का हो गया, n की जगह पे n1 रख दिया गया तो ये e1 का हो गया, और तो कुछ किया नहीं गया। ठीक है, तो e2 माइनस e1 इज इक्वल टू, ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला निगेटिव। तो आप सब कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या है, m इंटू जेड स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, इतना कॉमन हो गया। बचा क्या, 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। सही है, सबको सही है ना। पूरा ये वाले टर्म जो थे कॉमन ले लिए, और माइनस माइनस चूँकि n1 वाला टर्म पॉजिटिव हो गया था इसीलिए इसे पहले लिख दिए, और ये वाला निगेटिव हो गया था बाद में लिख दिए। ये सही है ना, सही है। आगे चलें तो यदि इलेक्ट्रॉन की ना, या इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्सर्जित या तरंग की आवृत्ति कितनी हो, न्यू हो तो क्या करना है हमें, तो हम इसको न्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, सिंस हमारे पास होता है एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, तो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई एच। सही है ना, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो न्यू की वैल्यू कितनी आएगी, तो न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, तो न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई एच। ध्यान समझिएगा। ठीक है, जब ये एच करेंगे तो इसमें ऑलरेडी एच स्क्वायर है और डिवाइड कर रहे हैं क्या, एच से, तो कितना हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो m इंटू जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और h का क्यूब, और क्या बचा, 1 स्क्वायर नहीं रहेगा आपकी बात, एक एच और आ गया ना, ये वाला भी एच स्क्वायर तो ऑलरेडी था यहाँ पे, और एक एच और आ गया तो एच का क्यूब हो गया। ठीक है, और 1 बाई n2 का स्क्वायर, सॉरी n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, तो ये हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। जब आपको न्यू की वैल्यू पता चल गई, यानी इलेक्ट्रॉन द्वारा जो तरंग उत्सर्जित हो रही है उस तरंग की आवृत्ति पता चल गई, तो आवृत्ति से हम लोग क्या करते हैं, तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, सिंस c इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर न्यू को हम c से डिवाइड कर दें, न्यू को c से डिवाइड कर दे रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू न्यू बाई c। इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, c से डिवाइड करेंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो न्यू की वैल्यू क्या है, ये पूरी। ठीक है, तो न्यू बाई c इज इक्वल टू, तो c का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो m इंटू जेड का स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर s का क्यूब इंटू c। ठीक है, ये c है ना, तो c का मल्टीप्लाई हो गया, और इंटू क्या बचा, 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, और यही फॉर्मूला हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। तो ये आ गया आपके पास 1 बाई लेमडा के टर्म में, तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू, इसे हम लोग लिखेंगे कितना, जेड स्क्वायर इंटू m e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h क्यूब इंटू c इंटू 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पर जो है इसे हम लोग एक कांस्टेंट बोलते हैं और इसका नाम होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो जहाँ m e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का क्यूब, ठीक है, इंटू c इज कैपिटल R ना, क्या है, रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग, ठीक है, नियतांक तो रिडबर्ग कांस्टेंट ना, यह रिडबर्ग कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी।
तो देयरफॉर अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो देयरफॉर 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना था। ये c